सन 1971 आयरन लेडी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुई तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की रणनीति कामयाब रही और पाकिस्तान भारत के हाथों युद्ध हार गया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के पूरा होने के साथ ही एक तरफ पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ था तो दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश में जश्न का दौर जारी था। इन सबसे अलग पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में शरणार्थी शिविरों में शरण लेने वाले कई शरणार्थियों की सेवा का दौर भी जारी था। इन शिविरों में देश के अलग अलग हिस्सों से कई नौजवान स्वैच्छिक सेवा के लिए पहुंचे हुए थे। इन्हीं नौजवानों में से एक था जोधपुर का एक नौजवान अशोक गहलोत। बनगांव के शरणार्थी शिविर में जब इंदिरा गांधी शरणार्थियों की सुध लेने पहुंची तो वो अशोक गहलोत के कामकाज का तरीका देख बेहद प्रभावित हुई। नतीजा ये हुआ कि 1974 में अशोक गहलोत राजस्थान में NSUI के अध्यक्ष बना दिए गए और सत्ता और संगठन के कई प्रमुख पदों पर रहते हुए यही गहलोत 1998 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। कहते हैं हर बड़ी सफलता के पीछे विफलता का हाथ जरूर होता है। ऐसा ही कुछ अशोक गहलोत के साथ में हुआ। जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में अशोक गहलोत खड़े हुए मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा और कॉलेज से निकलने के बाद उन्होंने खाद और बीज का कारोबार शुरू किया। लेकिन ये कारोबार उन्हें रास नहीं आया और 1.5 साल में ही अपना कारोबार समेटकर वो जोधपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़ गए। इस प्रतिष्ठान से जुड़ने के बाद उन्होंने साहित्य से अपना नाता जोड़ा और समाज के चिंतन मनन में व्यस्त हो गए। गांधीवादी सुब्बा राव के साथ उन्होंने कई सारे शिविरों में शिरकत की और इसके बाद जो सादगी उनके व्यक्तित्व में आई उसी के बूते अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजनीति में अपना बड़ा मुकाम हासिल किया। गहलोत का सियासी सफर कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से शुरू हुआ था। इमरजेंसी के बाद जब कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी तब जोधपुर में कोई भी वरिष्ठ कांग्रेसी टिकट लेने को तैयार नहीं था। गहलोत के लिए वो दौर सफलताओं के द्वार खोलने जैसा था। अशोक गहलोत के पास चुनाव लड़ने के लिए न तो धन था और न ही संसाधन। अशोक गहलोत ने अपनी मोटरसाइकिल 4000 रुपए में बेची और चुनाव मैदान में डट गए। जेपी आंदोलन के असर के चलते गहलोत वो चुनाव तो हार गए, लेकिन 1980 का चुनाव गहलोत के लिए अहम साबित हुआ। गहलोत न केवल 1980 में सबसे कम उम्र के सांसद बने बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1982 में गहलोत को नागरिक उड्डयन और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी देते हुए उपमंत्री भी बना दिया। NSUI के वो थे, इनके बहुत सारे दोस्तों की तो मतलब जमानतें कराई मैंने। जब यूनिवर्सिटी यूनियन में झगड़े होते थे मैंने एक दिन कहा भी यहाँ लेक्चर में यही बचे रहे, बाकी सबके जमानतें कराई हुई है, क्योंकि ये झगड़े नहीं करते थे, ये मेल मिलाप से काम करवा लेते थे। आज भी मेल मिलाप से काम कराते। राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने जादूगरी का फन यूं तो बचपन में ही अपने पिता जादूगर सम्राट लक्ष्मण सिंह से सीख लिया था, लेकिन अशोक गहलोत का मकसद किसी मंच पर जाकर पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत की तरह रुमाल से कबूतर बनाने या ऐसा ही जादू दिखाने के बजाय राजनीति में अपनी जादूगरी दिखाना था। गांधी शांति प्रतिष्ठान से मिले सबक के बूते गहलोत का जादू पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दिलो दिमाग पर छाया, फिर इंदिरा के बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के बाद कांग्रेस की सर्वे सर्वा बनी सोनिया गांधी पर भी छा गया। विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति के दौरान चुनावी विफलता को करीब से देख चुके अशोक गहलोत का बड़ा राजनीतिक सफर शुरू हुआ सीधे दिल्ली की राजनीति से। 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर वे देश की संसद में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते रहे। साथ ही कई मंत्रालयों का बतौर मंत्री जिम्मा भी संभालते रहे और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते जब उनके नेतृत्व में 11वीं विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 153 सीट जीत एक नया कीर्तिमान गढ़ दिया। 25 नवंबर 1998 में राजस्थान की जनता ने विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 153 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी तो बीजेपी को महज 33 सीटों पर समेट दिया। जनता ने एक तरफ प्याज के महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को समेट दिया तो दूसरी तरफ ये भी रेखांकित कर दिया कि वो नए नेतृत्व से बड़ी उम्मीद रखती है और वो चाहती है कि सरकार महंगाई जैसे मूल मसलों पर ध्यान आकर्षण दे। 1998 के इन चुनावों में अब तक प्रदेश के राजनीतिक कैनवास से नदारद
रीजनल पार्टियों ने भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मायावती की सरपरस्ती वाली बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार 2 सीटें हासिल की और लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीट हासिल हुई। अशोक गहलोत ने 1 दिसंबर 1998 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही राजनीति को अलग रंग देने की कोशिश की। बतौर मुख्यमंत्री ये गहलोत की पहली पारी थी। उन चुनावों के दौरान जारी पार्टी घोषणा पत्र को लेकर अशोक गहलोत इतने संजीदा रहे कि उसे लागू करने के लिए उन्होंने शपथ लेने के साथ ही पहली बैठक में ही मुख्य सचिव को चुनावी घोषणा पत्र सौंपकर कहा कि ये सरकार का 5 साल का एजेंडा है, इसे पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। घोषणा पत्रों का अर्थ हुआ करता था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब भैरव सिंह जी के बाद में जब चीफ मिनिस्टर बने अशोक गहलोत, तो उन्होंने घोषणा पत्र सौंपा था प्रशासन को और कहा था ये हमारा बाइबल है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो लगा कि ये वो जो परिपाटी चली आ रही है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन कालांतर में वैसा नहीं हुआ ना। अपने पहले कार्यकाल में अशोक गहलोत ने बतौर मुख्यमंत्री कोई विभाग अपने पास नहीं रखा और 40 से अधिक संख्या वाले अपने लंबे चौड़े मंत्रिमंडल के बूते ही प्रदेश की कमान संभाले रखी। इस कार्यकाल के दौरान कांग्रेस सरकार को एक बड़ी कर्मचारी हड़ताल का सामना करना पड़ा। अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुई यह हड़ताल बहुत लंबी चली। वजह थी गहलोत सरकार द्वारा पिछली भैरव सिंह सरकार के कुछ फैसलों में किया गया बदलाव। सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 58 करने और बोनस छुट्टियों के भुगतान के मसले को लेकर कर्मचारी तो अड़े ही थे। सरकार भी साफ संदेश दे चुकी थी कि कर्मचारी हठधर्मिता छोड़ सेवा का रास्ता तय करें। अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल के दौरान 5 में से करीब 4 साल प्रदेश सूखे की चपेट में रहा। यूं तो सूखे और अकाल से राजस्थान का चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन 2002-2003 में अशोक गहलोत ने अकाल प्रबंधन के लिए पूरे प्रदेश में माकूल व्यवस्थाएं की और विशेष टीम गठित कर पशुधन बचाने के लिए चारा शिविर भी लगाए। लेकिन इसके साथ ही अकाल प्रबंधन की राशि हासिल करने के लिए केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के साथ उन्हें खासी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। इन सब चुनौतियों के बीच भी राजस्थान में अकाल राहत के काम को कुशलता से अंजाम देने की तमाम कोशिश विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का शिकार होती रही। गहलोत सरकार के कार्यकाल का आखिरी साल था, इसीलिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार अकाल और सूखे से निपटने के लिए सचेत है। एक ओर सरकार अकाल प्रबंधन में जुटी थी तो दूसरी ओर जाटों ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण में भागीदारी के लिए केंद्र की सिफारिश के जरिए दबाव बना दिया था। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ों के आरक्षण में सबल और सक्षम जाटों के आरक्षण के खिलाफ था, तो केंद्र की वाजपेयी सरकार जाट आरक्षण का तुरुप चल चुनावी जीत का रास्ता बनाती जा रही थी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के बिना गहलोत जाट आरक्षण देने पर कुछ इस तरह मजबूर हुए कि पूरे प्रदेश में आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया था। गहलोत मेंट बिजनेस और उन्होंने किया भी डेवलपमेंट, और जेल एंड मार्ग तो सारी उन्हीं की देन है जयपुर को। जवाहर सर्कल और जवाहरलाल नेहरू मार्ग तो उन्हीं की देन है उसका डेवलपमेंट। अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में प्रशासनिक सुधार के लिए भी कई कड़े फैसले लिए ताकि सरकारी खर्च में कमी कर सरकार अपने को आर्थिक तौर पर मजबूत कर सके और फिजूल खर्ची पर लगाम लग सके। इनमें से एक फैसला था अधिकारियों के पास मौजूद अतिरिक्त गाड़ियों में कटौती का। सरकारी अफसरों में नाराजगी के बावजूद इस फैसले को जनता ने सिर माथे पर लिया। इसके साथ ही बिजली उत्पादन के पूरे ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित कर राजस्थान में बिजली उत्पादन को गति दी गई। इस ढांचागत बदलाव के लिए विश्व बैंक से सरकार ने मदद ली और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली आपूर्ति की कवायद की गई। राजस्थान की राजनीति में जादूगर के नाम से पहचाने जाने वाले अशोक गहलोत न तो राजनीति शास्त्र के छात्र रहे और न ही उन्होंने समाज शास्त्र की पढ़ाई की। विज्ञान में स्नातक और अर्थशास्त्र में एमए अशोक गहलोत ने समाज की नब्ज को पहचान कर सियासी सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ाया कि अच्छे अच्छे राजनीतिक विश्लेषक चौंकते रह गए। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में राजस्थान विधानसभा भवन के ठीक सामने ये जनपद बनाया तो शहरों को भी अतिक्रमण से मुक्ति दिलाई। इतना ही नहीं, जनपद के ठीक बगल में उन्होंने एक सेंट्रल पार्क बनाकर ये भी साबित कर दिया कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों का स्वास्थ्य है, पोष इलाकों में बाकी बची जमीनों का कारोबार नहीं।
राजधानी जयपुर की सड़कों को चौड़ी करने और बाजार के बरामदे खाली कराने के लिए गहलोत सरकार ने ऑपरेशन पिंक चलाया, जिससे शहर की सड़कें तो अतिक्रमण से मुक्त हुई ही, यातायात व्यवस्था तो बेहतर हो गई, लेकिन इससे छोटे फुटपाथ व्यवसायियों की रोजी रोटी पर संकट कुछ इस तरह आया कि इस वर्ग की नाराजगी आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झेलनी पड़ी। सरकार भारी बहुमत की थी, लिहाजा अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में पूरे 5 साल नेताओं की आपसी खींचतान ज्यादा असर नहीं दिखा सकी। एक ओर खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते रहे परसराम मदेरणा विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी से ही खुद को खुश रखने पर मजबूर थे, तो दूसरी तरफ मंत्रिमंडल बड़ा होने के कारण सबके लिए जगह बनी हुई थी। 33 सीटों पर सिमटे विपक्ष का मनोबल गिरा हुआ सो अलग। यही वजह थी कि प्रशासनिक तौर पर कामकाज में गति भी रही तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों और अपराधों को निपटाने के लिए महिला आयोग का गठन भी किया गया। साथ ही पहली बार मानव अधिकार के मसलों पर सुनवाई के लिए मानव अधिकार आयोग भी बनाया गया। अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और वंचित वर्ग के मामले राजस्थान में भी मौके बेमौके उठते रहे हैं। उनके लिए अलग आयोग अस्तित्व में आए। ग्रामीण विकास पर उनका तो जोर था ही। उनके यूडीएच मिनिस्टर थे शांति धारीवाल, उन्होंने शहरों के विकास पर बहुत जोर दिया। पैसा नहीं होने के बावजूद, बजट बहुत कम था, नहीं होने के बावजूद वो मैनेज करते थे, नीलामी में ज़मीन बेचते थे, उस पैसे से फ्लाईओवर बनाओ, अंडरपास बनाओ, ये सब जो शहरों का जो फेसलिफ्ट है ये उन्होंने किया। सरकार की ओर से की जा रही तमाम पहल के बीच अशोक गहलोत के सामने चुनौतियां फिर भी कम नहीं थी। कर्मचारी हड़ताल और अकाल सहित कई मुद्दों पर गहलोत का कार्यकाल खत्म होते होते जनता में ये धारणा बन गई थी कि मुख्यमंत्री तो ठीक है, लेकिन विधायक जनता के बारे में सुनने को राजी नहीं है। इसी बीच फिर से चुनाव का वक्त आ गया और भैरव सिंह शेखावत की जगह बीजेपी की बागडोर अपने हाथ में लेकर केंद्रीय मंत्री से राजस्थान की ओर मुखातिब हुई भाजपा की नेता वसुंधरा राजे ने प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता में परिवर्तन का बिगुल बजा दिया। इस यात्रा ने तुरंत ही प्रदेश के सामने कांग्रेस को मजबूत विकल्प का चेहरा सामने रख दिया। नतीजतन बीजेपी पहली बार खुद के बूते बहुमत हासिल कर 120 सीटों पर जीत दर्ज कर राजस्थान की सत्ता पर काबिज हो गई। 2003 के विधानसभा चुनावों में 153 में से 132 विधायकों को फिर से टिकट हासिल हो गए। असर ये हुआ कि कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता नाराज होकर बागी के तौर पर मैदान में खड़े हो गए। दूसरी तरफ केंद्र में मंत्री रही वसुंधरा राजे ने परिवर्तन यात्रा प्रदेश में शुरू कर दी और सत्ता के खिलाफ बिगुल बजा दिया। इस पूरे माहौल का नतीजा ये रहा कि जब चुनाव परिणाम आया तो कांग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी 153 से 56 के आंकड़े पर सिमट गई। इसके साथ ही अब सत्ता की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई और प्रदेश का नेतृत्व संभाला पहली बार किसी महिला मुख्यमंत्री ने, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने। पहली बार मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे ने पूरे 5 साल यानी 2003 से 2008 तक राजस्थान को संभाला और फिर कांटे की टक्कर में अपने ही पार्टी के मतभेदों और अंदरूनी कारणों के चलते बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। अब तक के चुनाव में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का सिलसिला बन गया था। जब चुनाव हुआ तो इस बार किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ। 96 सीटों पर जीतकर राजस्थान विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को सत्ता में भागीदारी दे सरकार बना ली। इस तरह गहलोत ने दूसरी बार अपनी सरकार बनाई और अपने दूसरे कार्यकाल में गहलोत ने कई जनोन्मुखी योजनाएं शुरू कर खुद को प्रो पीपल मुख्यमंत्री के तौर पर जनता में स्थापित कर दिया। मुफ्त दवा योजना प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक ऐसी नई और अनूठी पहल थी जिसमें जनता को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं और जांच की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। इतना ही नहीं, बुजुर्गों के लिए पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन जैसे ऐसे उपाय भी किए गए जिन्होंने गहलोत को हर वर्ग में लोकप्रिय कर दिया। लेकिन ये सब हुआ सरकार के आखिरी साल में। अपने पहले कार्यकाल में सख्त मिजाज मुख्यमंत्री साबित हुए अशोक गहलोत दूसरे कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खासा ध्यान देते नजर आए। इस दौरान कई शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाएं शुरू की गई। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन शुरू करने के साथ ही गहलोत सरकार ने दूसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य से जुड़ी निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवा योजना जैसी योजनाएं शुरू की। लेकिन इन योजनाओं को
आकार लेने में कुछ इस तरह से वक्त लगा कि विपक्ष ने उसी को मुद्दा बना गहलोत सरकार को घेर लिया। आरोप था कि सरकार चुनावी साल में लोक लुभावनी योजनाएं शुरू कर जनता को भरमाना चाहती है। 2008 से 2013 के उनके कार्यकाल के आखिरी दौर तक कांग्रेस ने कई जनोन्मुखी योजनाएं शुरू कर दी थीं, लेकिन उसमें हुई देरी को मुद्दा बनाकर एक बार फिर स्वराज संकल्प यात्रा के जरिए राजस्थान भर में निकली वसुंधरा राजे ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया और उधर केंद्र की मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल को निशाने पर लेते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को अपने रंग में रंग लिया, जिसका असर राजस्थान के अगले चुनाव यानी 2013 में भी नजर आने लगा। अब जनता में बदलाव की आस थी और जब 2013 के विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 163 के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली। गहलोत के पहले कार्यकाल में जहां प्रदेश में विकास के कई काम तेजी से हुए, वहीं दूसरे कार्यकाल में वो पहले वाली बात नदारद थी। अशोक गहलोत ने सेकेंड फेज में बहुत अच्छा काम किया, लोग आज भी याद करते हैं। पर दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह का जो केंद्र में फेल्योर हुआ, उस फेल्योर की चपेट में अशोक गहलोत भी आ गए। इधर 2013 के चुनाव के बाद कांग्रेस के खेमे में घोर निराशा थी और प्रदेश अध्यक्ष की कमान कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट के हाथ थी, तो नेता प्रतिपक्ष का मोर्चा बीकानेर के नोखा से जीते रामेश्वर डूडी ने संभाल लिया। लेकिन हाशिए पर नजर आ रहे कांग्रेसी राजनीति के इस धुरंधर नेता की निगाहें केंद्र पार्टी की थीं। 2013 के चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में महासचिव का पद सौंपकर कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत को अहम जिम्मा सौंपा। इस ओहदे पर रहते हुए अशोक गहलोत ने अपनी राजनीतिक समझबूझ का परिचय दिया और गुजरात के चुनावों में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। गुजरात के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का गठबंधन कायम किया। हालांकि इस गठबंधन के बावजूद कांग्रेस सत्ता में तो नहीं आ पाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल करने में खासी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा। गुजरात सफलता के बाद अशोक गहलोत का जादू राहुल गांधी के सिर चढ़कर बोलने लगा। अशोक गहलोत राजनेता के तौर पर अपने खुले जहन का परिचय हर मौके पर देते रहे, लेकिन अब बतौर राजनीतिक रणनीतिकार भी उनकी कांग्रेस पार्टी के साथ ही कांग्रेस संगठन में बड़ी पहचान कायम हो गई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष और सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल को 2005 में राज्यसभा के चुनाव में जिताने में भी गहलोत ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में खासी तरजीह मिलने लगी। गहलोत जी देखिएगा कि एक बहुत ही सज्जन, सादगी से परिपूर्ण और पूर्ण गांधीवादी हैं और यही कारण है कि गहलोत साहब को लोग जो है राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। सीधेपन की वजह से अगर कोई उनमें कमी है तो केवल एक सीधेपन की वजह से हो सकती है, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि उनमें किसी प्रकार से प्रशासनिक है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से बाहर के चुनाव में अशोक गहलोत को जिम्मेदारियां देकर उनकी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया। पहला जिम्मा गुजरात चुनावों का था, जहां सत्ता में आने के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टियों से समन्वय करने के काम को उन्होंने बेहतरीन अंजाम दिया और संगठन की नजरों में अपना ओहदा बड़ा किया। इसके बाद कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर अशोक गहलोत पर भरोसा किया और वहां भी उन्होंने ऐसा राजनीतिक दांव खेला कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने का ख्वाब अधूरा रह गया। 12 मई 2018 को हुए 15वीं विधानसभा के चुनाव में 14 साल बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे एच.डी. देवगौड़ा के बेटे एच.डी. कुमारस्वामी की जनता दल सेक्युलर से गठबंधन कर भाजपा को सत्ता से बाहर रखने का सफल दांव खेला। उम्मीदवारों के चयन से लेकर सत्ता के लिए राजनीतिक गठबंधन बनाने तक अशोक गहलोत का सिक्का चलने लगा और इसकी वजह थी उन्हें कांग्रेस के महासचिव संगठन के बतौर मिली राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी। एक एक कर जब कांग्रेस सत्ता गंवा रही थी, तब निराशा के भंवर से निकालने में गहलोत ने एक रणनीतिकार की भूमिका निभाई। अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान रहे अशोक गहलोत ने जब मरुदरा का महासंग्राम शुरू हुआ
तो अपने आप को एक बड़े दावेदार के बतौर प्रस्तुत किया और पूरे चुनावी संग्राम को एक रोचक मोड़ दे दिया। अशोक गहलोत ने अपना पहला चुनाव जनता पार्टी लहर यानी 1977 में लड़ा था और इस चुनाव में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था। इस चुनाव के बाद 1980 से 1998 के बीच वो 5 बार लोकसभा में भी चुने गए और वहां केंद्र सरकार में उप मंत्री और राज्य मंत्री के पदों पर भी रहे। इधर प्रदेश की शिवचरण माथुर सरकार में अशोक गहलोत ने गृह मंत्री का पद भी संभाला था। अपने पूरे राजनीतिक दौर में जनता के बीच रहते हुए अशोक गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर अपनी गांधीवादी नेता की एक छवि कायम कर ली थी। जोधपुर के सरदारपुरा सीट से विधायक रहे अशोक गहलोत राजस्थान में कुल 2 कार्यकाल यानी कुल 3656 दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। जोधपुर से 5 बार सांसद रहे अशोक गहलोत ने 1999 में विधायक के लिए उपचुनाव लड़ा और जीतकर वो राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति का पर्याय बन गए। जयपुर को मेट्रो की सौगात देने वाले अशोक गहलोत की सत्ता और संगठन पर बड़ी पकड़ रही।